नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका गेम समझिए। और गेम समझिए में जो पिछले 48 घंटे में लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, और इन 48 घंटा की चर्चाओं ने कई तरह के विवाद भी पैदा किए हैं और कई तरह की बातें सामने आई है। कुछ अच्छे तथ्य भी निकल करके आए हैं। जिन लोगों को नहीं पता था कि उनकी संख्या कितनी है, वो असमंजस की स्थिति में थे। 92 साल पहले जो गणना हुई थी, उस गणना के आधार पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि हमारी संख्या इतनी हो गई है, हमारी संख्या इतनी हो गई है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक रूप से इन आंकड़ों का जब प्रयोग शुरू हो गया है, तो इसके असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। और आने वाले चुनाव में क्या, अब आगे की जो रणनीति और राजनीति होगी, वो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों पर बेस्ड होंगी। क्योंकि इसको इसलिए सार्वजनिक किया गया है कि लोगों को पता चल जाए कि उनकी जाति की संख्या कितनी है और वो किस तरह का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनकी जातियों के आधार पर अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है। शैक्षणिक आधार होगा, आर्थिक आधार होगा, सामाजिक आधार होगा, बहुत सारे क्राइटेरिया सेट किए गए थे जिसके अभी आने बाकी हैं। इस पर मंथन चल रहा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो भी जल्दी ही आ जाएगा। नीतीश कुमार जी ने जो प्रण लिया था उसे पूरा किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई कि नीतीश बाबू के इस प्रण ने एक झटके में पूरा गेम ही बदल दिया है। आप कल तक ये सुन रहे होंगे कि आने वाले भविष्य हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के पास 32-33% वोट है, उसके आधार पर तेजस्वी यादव कहीं भी किसी भी समय पासा पलट सकते हैं, गेम पलट सकते हैं। हम देख रहे हैं लगातार 2017 के बाद से तेजस्वी यादव भले ही परिपक्व हुए हैं, उनके वोट प्रतिशत भी ज्यों के त्यों बरकरार हैं। लालू प्रसाद ने जो MOI समीकरण बनाया था वो उनसे अलग नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो सत्ता पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या हैं? हालांकि कारण और जो चर्चाएं हो रही हैं इस जातीय जनगणना के आंकड़े के आने के बाद, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई आंदोलित है तो वो है अति पिछड़ा समाज। अति पिछड़ा समाज के एक एक आदमी का उंगली पे आप नाम गिन सकते हैं। हमने आपको कल ही दिखाया था विद्यापति चंद्रवंशी का इंटरव्यू। उन्होंने क्या कहा आपको पता है। हरीश सहनी से हमने बातचीत किया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अभी नई नई जिम्मेवारी दी है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद बनाया है। उन्होंने भी जो कहा वो काफ़ी चौंकाने वाला था। तो वहीं मुकेश सहनी का बयान भी आपने सुना होगा। इसके अलावे और भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और इन सारे आंकड़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने एक झटके में पूरा गेम बदल दिया और लालू का MOI समीकरण अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा पाएगा। ये बातें चर्चा का विषय बन गई हैं। अब इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आंकड़े तो आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो हमने लगातार आंकड़ों की बात की है, चाहे वो पंचनामा हो या फिर भारत लाइव। आप लगातार देख सकते हैं कि हमने अलग अलग जातियों के आंकड़े भी आपको दिए हैं और इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी आपके सामने रखी है जो सरकार ने प्रस्तुत किया है। उसके आधार पर हमने आपको बताया है कि क्या है इन आंकड़ों में और किस तरह से ये आंकड़े प्रभावित करने वाले हैं। जो 92 साल के बाद बिहार में जो स्थितियां थी उसका भी हमने आकलन करके आपको बताया है। कल ही आपको सुबह हमने बताया था कि आखिर इसके मायने क्या हैं। आंकड़े जो 92 साल के बाद आए हैं उसमें अंतर क्या है। तो देखने वाली बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं हुआ है। 92 वर्षों के बाद जहां 52% वहीं 63% बढ़कर हुई है हमारी जो संख्या है। तो इसका सीधा मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब निकाला जाए कि बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बदला है कि पिछले 33 साल से या उससे पहले जो कांग्रेस शासन करती थी उसमें एक खास वर्ग जिसकी संख्या 36% है, यानी कि 1/3 है, वो जाति अब सत्ता से दूर रही है। उनको जो प्रतिनिधित्व चाहिए वो नहीं मिला है। इन आंकड़ों को देखने के बाद 1931 में 90-92 वर्ष पहले जो जनगणना के रिपोर्ट सार्वजनिक हुए थे उससे बहुत कुछ दूर नहीं है। हालांकि 13 करोड़ 72 लाख के आसपास, मतलब 13.25 करोड़ के आसपास हमारी आबादी हो गई है और इसमें हिंदू
और मुसलमान की अगर बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, तो ये आंकड़े भी अब साफ नजर आने लगे हैं। जहां एक तरफ 82% के आसपास हिंदू हैं, तो वहीं 18% के आसपास अल्पसंख्यक समाज है। अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, उसके अलावा उसमें अन्य हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं। इन सबको मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये आंकड़े 18% के आसपास होते हैं जो बिहार सरकार ने हमारे सामने रखे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आंकड़े तो आप जानते हैं, इन आंकड़ों से आपको क्या मिलने वाला है, इन आंकड़ों में कहाँ ऐसा कुछ है जो बताए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच सकते हैं MOI समीकरण से, जबकि नीतीश कुमार भी उनके साथ हैं। तो इसी को समझने के लिए और समझाने के लिए हम आपके सामने आए हैं। हम इन्हीं आंकड़ों में से जो आपको निकाल करके दे रहे हैं वो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि अभी जो हिंदुओं की आबादी है वो लगभग 82% है, जो 2021 में लगभग 83% थी, यानी 81.99% है, वो 82.70% थी 2021 में, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। तो वहीं आपको बता दें कि अगर बात करें मुसलमानों की तो उनकी भी संख्या 17.70 है, जो कि 16.90 थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लगभग 1% की वृद्धि इन 2 वर्षों में हुई है। खैर, इसके आगे अगर देखें तो पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है उनमें 27% से ज़्यादा वो बिहार में है, तो वहीं 36% के आसपास अति पिछड़ा है। अगर बात अनुसूचित जाति की करें तो इनकी भी संख्या कम नहीं है, 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनका 1.68% है, और सवर्णों को अगर एक साथ जोड़ें तो उनकी संख्या जो है वो 15.52% है। ये सारी बातें आप जानते होंगे, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो आप चौंकेंगे, और यही वो फंडा है जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के इस चाल में पूरी तरह से उलझ के रह गए हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, क्योंकि अब जो एक नया धारा बना है उनका MOI समीकरण, जिस बेस पर लालू प्रसाद ने 15 सालों तक शासन किया है और जिस आधार पर नीतीश कुमार ने शासन किया है, अब दोनों का जो है वो वर्गीकरण और दोनों का कहा जा रहा है कि ग्राफ बताएगा कि किस तरह से अब आगे जो रणनीति है और राजनीति है कैसे बदलने वाली है। अब इस आंकड़े के साथ साथ ये बातें खुल करके सामने आ गई है कि जो अति पिछड़ा समाज 36% है, उस समाज में कुल 112 जातियां हैं। इन 112 जातियों में से जो सरकारी आंकड़े हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, इन 112 जातियों में मात्र 12 जातियां हैं जिनकी संख्या इन 36% में 24.09% है, यानी 10%, 12% जो है वो अलग है। बाकी इन 12 जातियों में ही ये पूरा बट के रह जाता है और लाभ भी इनको ही मिलता है। यानी कि बाकी की 112 जातियां जो हैं वो इन 12 जातियों में 100 जातियां ऐसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। 100 जातियों में 12% है और मात्र 12 जातियों में 24% है। ये 36% हो जाता है, जिसमें जो 100 जातियां हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी जाति हैं जो एकदम बिल्कुल हाशिए पर है और उनका कोई भी उत्थान, कोई भी जो कहा जाता है कि फ़ायदा उनका समाज नहीं उठा पा रहा है, शैक्षणिक, आर्थिक या सामाजिक जो भी आप कह लीजिए। पिछड़ी जातियों की अगर बात करें तो पिछड़ी जातियों में कुल 29 जातियों की चर्चा हुई है, जिसमें ये आंकड़े जो बताते हैं उसमें 27.12% इनकी आबादी है, जिसमें मात्र 5 ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या 25.51% है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 27.12% में 2% से भी कम अन्य जातियों को, 29 जातियों में से 24 जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहाँ जा रहा है। पिछड़ा समाज अकेले, इसमें भी आप देख लीजिए तो 27.12% है, उसमें यादव जाति 14.26% है। इसको याद रखिएगा 14.26%, क्योंकि इसी पर आगे आपका पूरा का पूरा वो तराजू है ना वो टिका हुआ है और इसी में पसंगा रखने पर इधर और उधर होने वाला है। आपको बता दें कि इसमें सवर्णों की अगर संख्या बताएं तो सवर्णों में 15.52% है, जिसमें भूमिहार 2.86,
ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45 और कायस्थ 0.60% है। इसमें आप अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के भी सवर्ण हैं उनको आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। अब इसके बाद जो मौजूदा स्थिति है उसमें आरक्षण की जो वर्तमान स्थिति है उसमें 36% ईबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण जो है वो 18% है, तो 27% ओबीसी के लिए 12% है, यानी ये सब मिलाकर के 30% होता है और बाकी जो एससी एसटी हैं उनके लिए आरक्षण का हिस्सा जाता है। खैर ये एक आंकड़ा हो गया, लेकिन इससे भी अब अलग जो आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं उन आंकड़ों में अब सब कुछ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा कि हम आखिर क्यों इस आधार पर ये बात बता रहे हैं। अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 30-33 वर्षों में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद शासन करते रहे हैं। जब लालू प्रसाद ने 1990 में कमान संभाला था तो उनके साथ सवर्णों को, कुछ सवर्ण भी थे, सवर्णों को छोड़ करके बाकी के जितनी भी जातियां थी, नीतीश कुमार ने आह्वान किया था कि अब बदलना पड़ेगा और हम अपनी भागीदारी के हिसाब से सत्ता छीन लेंगे। सत्ता छीन भी लिया गया था कांग्रेस से और ये आंदोलन का परिणति था जो 77 के आंदोलन में सभी लोगों ने अपना अपना योगदान किया था। 90 आते आते तक ये पूरी तरह से समाज बदला और सामाजिक जो कहा जाता है कि समरसता को लेकर के, सामाजिक ताना बाना को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के एक नया फंडा गढ़ा गया और इसको सीधे लेकर के चला आया गया। कहाँ? तो वो गैर कांग्रेसी दल जो बने, जो गुट बना, उनके पास बाकी के वोट आ गए। ओबीसी और ईबीसी दोनों को समझाने में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, शरद यादव और अन्य जो नेता थे जो बिहार से नाता रखते थे, समझाने में सफल हुए और यहाँ से एक नई शुरुआत हुई। लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। हालांकि अति पिछड़ा समाज के बेटा कर्पूरी ठाकुर थे जिनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। इससे पहले कांग्रेस ने भी बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बाद जो एक नई धारा शुरू हुई जिसमें लालू प्रसाद 1990 में जब सत्ता पर आए तो उनके पास अपना वोट लगभग 12 से 13% था और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने समझाने में सफलता प्राप्त की ओबीसी और ईबीसी के बीच में कि यदि आप लालू प्रसाद का समर्थन नहीं करते हैं तो ये 14% वोट आपसे छटक जाएगा और आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे। लालू प्रसाद के आने के बाद आपकी भागीदारी सत्ता में हो जाएगी। और बिल्कुल ये समझाने में सफल हुए और समझ भी लोगों ने गया। समझने के बाद लोगों ने खुल करके लालू प्रसाद का समर्थन किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इस समय जब 90 में सरकार बनी तो साथ में भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्टर के रूप में खड़ी थी। इसके आगे की कहानी आप समझ सकते हैं कि उसके बाद जब सत्ता में आए लालू प्रसाद तो उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। उन्होंने आवाज़ लगाया भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, घास काटने वालों, बैल हल चलाने वालों, इन सारे लोगों को आह्वान किया और बताया। कई तरह की बातें लालू प्रसाद करते थे, लोगों के बीच में जाना। आपने देखा होगा कभी स्कूल के तरफ चल जाते थे, स्कूल में बच्चों को चापाकल पर नहवाते थे, साबुन लगवाते थे। ये सारी चीज़ें देखा गया और इसमें सामाजिक ताना बाना जो उन्होंने बुना और सामाजिक न्याय की जो बात की, ये लोगों को भा गया। इसके बिना पर लालू प्रसाद जब सत्ता में आ गए तो कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार से उनका अनबन होने लगा, क्योंकि नीतीश कुमार को नजर आने लगा था कि इसमें 14% के नाम पर जो उनको सत्ता दी गई है, उन्हें मुखिया बनाया गया है, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने ही जाति के लोगों पर विशेष फोकस रखे हुए हैं। खैर, इसके आगे की कहानी आपको पता है। कई बार ऐसा मौका आया जब नीतीश कुमार विरोध करते रहे और ये विरोध 15 साल तक होता रहा। 15वां साल के बाद जब तीसरी बार चुनाव हुआ तो तीसरी बार चुनाव तो चौथी बार हुआ बेसिकली, 5-5 साल पे चुनाव होते हैं, लेकिन जो 2005 में चुनाव हुए उसमें फरवरी में भी हुआ, सरकार नहीं बन पाई, राष्ट्रपति शासन लगा और फिर जो अक्टूबर में चुनाव हुए उसके बाद सरकार बनी और नीतीश कुमार सत्ता में आए। इसके बाद की कहानी आपको पता है कि 18 वर्षों तक ये चलता रहा। लेकिन इसमें जातीय समीकरण की अगर बात करें तो जब लालू प्रसाद इस समीकरण के साथ थे तो 36% वोट का वो
और 27% वोट, ये दोनों जो वोट हैं अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का, ये जाता रहा। अनुसूचित जाति और जनजाति भी सपोर्ट करते रहे। लेकिन जब नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ तो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के शासनकाल को 15 साल का जंगल राज बताया और उनके सामाजिक न्याय के समीकरण को ध्वस्त कर दिया। यहां से अब पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ आकर के खड़ा हो गया और उनके सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी थी। यहां से एक नई धारा शुरू हुई और एक दूसरी धारा थी जिसमें रामविलास पासवान और अन्य नेता थे। इसके बाद की कहानी आपको पता है कि लगातार नीतीश कुमार वोट तो वो 16-17% ही लाते रहे, कभी 14.5 आया, कभी 15 आया, कभी 16 आया। इस वोट बैंक के आधार पर नीतीश कुमार पिछले 18 वर्षों से बिहार की गद्दी पर काबिज हैं। कभी वो इस खेमा में, कभी उस खेमा में चले जाते हैं। 2005 से उन्होंने जब शुरुआत की तो 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। 2 चुनाव उन्होंने विधानसभा का लड़ा, एक 2005 में और दोबारा 2010 में। 2005 से 10 का जो शासनकाल था उसमें लालू प्रसाद के जंगल राज से आज़ादी दिलाने के नाम पर नीतीश कुमार को लोगों ने भर भर के वोट किया और 5 से 10 तक नीतीश कुमार ने जो काम किया, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर, कम्युनिज्म पर, इस पर जो अंकुश लगाया और भारतीय जनता पार्टी को अपने खूंटे पर बांध करके रखे, लोगों को भरोसा हो गया कि नीतीश कुमार ही हैं जो सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास कर सकते हैं। सड़कों का ताना बाना बुना जाने लगा, कई तरह की योजनाएं सामने आ गईं। जो भ्रष्टाचारी थे उनके यहाँ रेड होना शुरू हो गया, उनकी संपत्ति जब्त होने लगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक ऐसे नेता के रूप में रखती थी जहाँ वो अपने लिए वोट का जुगाड़ कर लेते थे। लेकिन वोटों की अगर गिनती की जाए, आंकड़ों की गिनती की जाए तो उसमें नीतीश कुमार को 16-17% ही आते रहे। इन 16-17% वोटों को एक जगह रख दिया जाए तो वर्तमान स्थिति जो बनी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ आने से जो समीकरण बन रहा है वो समीकरण 32% एमओआई समीकरण, जो कि लालू प्रसाद का कहा जाता है कि एकदम उनका कोर वोटर है, वो इधर से उधर नहीं छटकता है। जबकि वास्तविकता ये है कि अब अल्पसंख्यक समाज, खास करके अगर अल्पसंख्यक समाज के सबसे बड़े वर्ग मुस्लिम समाज की बात करें, जिनकी संख्या जो है वो 18% के आसपास है, 17% है और बाकी के अल्पसंख्यक को मिला दिया जाए तो 18% होती है। हम 17% की ही बात करते हैं तो 17% जो है नीतीश कुमार, माफ़ कीजिएगा, लालू प्रसाद के साथ है। तो यादवों की संख्या हम 14% से कुछ ज़्यादा है, उसे 14% हम अगर जोड़ भी लेते हैं और नीतीश कुमार के 16 में से जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें से 6% घटाते हैं, 10% उनके नाम से रखते हैं, तब भी 42% होता है। इसका मतलब है कि अब ये 42% के बाद 48%, माफ़ कीजिएगा 58%, ये कहीं ना कहीं दूसरे जगह जाकर के शिफ्ट होता है। तो इन 100 में से अगर 42% घटा देते हैं आप तो ये जो है आंकड़ा आपका 58% होता है और 58% एक तरफ दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको अगर नट सेल में देखते हैं, यही वो पॉइंट है जहां पर पलड़ा इधर और उधर होने की स्थिति सामने आ रही है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में नीतीश कुमार के साथ खुल करके लोग खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी और एक नया नेक्सस बनता था। 16% नीतीश कुमार का और 20 से 22% वोट भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर और जो अन्य एलाइज थे, जिसमें कभी मौका लगा तो चिराग पासवान आ गए, यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी आ गई, तो कभी जीतन राम मांझी आ गए, तो कभी मुकेश सहनी आ गए, तो कभी आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा आ गए। इनके आने से वो वोट जो है 22 से 23% होता था, यानी सब मिला जुला करके जो वोटिंग होती थी उसमें 40% के आसपास, 42% के आसपास ला करके और सत्ता में काबिज हो जाते थे। जिसमें जनरल कैटेगरी के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 15.52% है, बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि नहीं हुई है। एससी का वोट जो है 19.65 है और एसटी का वोट 1.06 है। ये सब मिलाकर के 36% के आसपास होते हैं। यानी ये तीनों वर्ग को मिला लिया जाए तो 36% वोट है। और ये नीतीश कुमार के शब्दों में अगर कहा जाए तो वो बार बार ये रिपीट करते हैं कि 2005 से पहले कैसा बिहार था,
यानी नीतीश कुमार जब उस वर्ग के साथ चले गए हैं, उसी लालू प्रसाद जो 15 साल के उनके शासन को जंगल राज बताया था, उनके साथ चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ये समाज जो है, जो लालू प्रसाद से दूरी बना करके रखता था, लालू प्रसाद के पास फिर जाएगा नीतीश कुमार के कहने पर? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे अगर देख लिया जाए तो ईबीसी की बात करते हैं, जो 36% है। ये 36% और 36% ईबीसी दोनों मिलकर के अगर 72% हो जाते हैं तो ये सीधा जीत का एकदम आंकड़ा हो जाता है, और ये चाहे जिसके साथ चला जाए। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को बड़ी मशक्कत करनी होगी इस समाज को समझाने के लिए। कितना समझा पाएंगे, कितना ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो इस सारे वोट बैंक में मुस्लिम समाज का 18% है, और इसे जोड़ने के बाद साफ नज़र आता है कि ये वोट बैंक कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक में से जो 72% जनरल, एससी, एसटी और ईबीसी का वोट है, उसमें से 18% मुस्लिमों को हम छांट देते हैं, क्योंकि इन सारे वर्गों में उनकी भागीदारी है। तो 18% अगर इस अल्पसंख्यक समाज को घटा देते हैं तो ये 54% होता है, और 54% में जो अन्य लोग हैं उनको अगर जोड़ देते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये लड़ाई 58% बनाम 42% की हो जाती है। अब इसके लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार क्या करते हैं जिससे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देते हैं? लड़ाई बहुत टफ हो गई है, और ये लड़ाई 2024 से ही शुरू हो जाएगी। 2024 में अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो चूंकि ये चुनाव देश में प्रधान बनाने का है, ऐसी स्थिति में अब नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार होता है या नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होता है, ये बड़ा मैटर करेगा। लेकिन आंकड़े जो बिहार में आए हैं वो बता रहे हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर खास करके जो सबसे बड़ा वर्ग है ईबीसी, वो अपनी हक हुकूक की डिमांड कर रहा है, मांग रहा है कि अब मेरा हिस्सेदारी कहाँ है। जो हिस्सेदारी जिस खेमा से मिलने की संभावना बढ़ेगी उस खेमा की तरफ ये शिफ्ट करेगा। दूसरी तरफ सवर्णों को एक सिक्योरिटी चाहिए कि कौन उन्हें सिक्योरिटी देगा, उसके लिए भी किस तरफ करवट बदलता है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की लड़ाई में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बुरी तरह से उलझ के रह गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के जो सपने थे वो कहाँ तक पूरा होता है और नीतीश कुमार उसमें कहाँ तक सहयोग कर पाते हैं। मामला पूरी तरह से इस जातीय जनगणना के आंकड़े के आने के बाद उलझा हुआ है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।